जाएगा। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत। सुप्रीम कोर्ट और उसके सामने वक्फ कानून, बहुत सारी बहस हो चुकी है, आप सुन चुके हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर भी। वक्फ कानून जो बना है उसमें दो महत्वपूर्ण जगह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उंगली रखी। एक तो जो कलेक्टर को अधिकार दिया गया था उसको रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब कहा कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट ही तय करेंगे कि किसकी संपत्ति है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है कि जो कितने मेंबर होंगे गैर मुस्लिम, उसमें भी तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 से अधिक किसी कीमत पे नहीं हो सकते हैं। और ये भी कहा कि जो सीईओ होते हैं, जो पदेन होते हैं, वो मुस्लिम ही हो तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट को लगातार कमतर बताने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार में। लगातार वो चाहे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हो या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील आकर के बहस करते हैं सरकार की तरफ से वो हो, चुनाव आयोग हो, मोदी जी का जो गैंग है, ट्रोलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम जो है वो संसद है और संसद मतलब प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो कह दे वो हो जाएगा। जो कानून बन जाए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आरोप नहीं लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार, उनके आगे पीछे बैठे लोग, उनके अगल बगल घूमते लोग, उन तमाम लोगों की इच्छा है कि न संविधान से देश चले, न सुप्रीम कोर्ट कहीं दखल दे। सुप्रीम कोर्ट खाली जहां वो जो निर्णय ले सुप्रीम कोर्ट उसमें हामी भरती है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। जिसे ईडब्ल्यूएस पे किया गया। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। आरक्षण की परिकल्पना ही की इसलिए गई थी कि भेदभाव के आधार पर जो ये देश चलता रहा हजारों साल, वो भेदभाव खत्म हो, सब बराबरी में आए। लेकिन यह आर्थिक आधार लाया गया और आर्थिक आधार में सिर्फ सवर्णों के लिए व्यवस्था की गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। चंदा लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। सुप्रीम कोर्ट को बहुत कोशिश की गई मूर्ख बनाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि यह गलत है, रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया, वो अगर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से बंधक बनाया गया था मोदी सरकार द्वारा। और जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इतिहास में, न्याय के इतिहास में लिखा जाएगा। अब वो कहेंगे स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, कोई कहेगा काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस भी अक्षर में लिखा जाए, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन लोग जो है, हर आदमी जय जयकार नहीं करता है, हर आदमी तलवे नहीं चाटता है, हर आदमी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं है। ढेर सारे लोग हैं तो इसमें जिनकी रीढ़ की हड्डी सही है, जो डरते नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं एक पोस्ट चल रहा है कि एक और गोडसे की जरूरत है देश को, एक और गांधी को मारना है। खुलेआम ये बात की जा रही है कि जाहिलों का देश बनाने की कोशिश की जा रही है, बाबाओं को सेवा में उतारा जा रहा है। अब बाबा जो है, जो नकली बाबा, वो सड़क पे प्रदर्शन करेगा, यात्रा करेगा, उसके लिए भारी पुलिस व्यवस्था रहेगी और वो जहर उगलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा। संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। मोदी जी के विद्वान कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता तो इंदिरा गांधी ने डाला था, लेकिन वो आर्टिकल 15 क्या कहता है उसको नहीं पढ़ते। धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसका मतलब क्या होता है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? सर्वधर्म संभाव नहीं है। ये जो इस देश का जो गटर मीडिया है और उसके पहले जो विद्वान हुए आरएसएस के, उन विद्वानों ने जो चला रखा कि धर्म, सर्वधर्म संभाव, हम अडवाणी जी को अक्सर बोलते हुए सुनते थे।
सर्वधर्म संभाव नहीं है। संविधान ने कहा इस देश का कोई धर्म नहीं। इस देश के रहने वाले नागरिक जिस उपासना पद्धति को मानना चाहते हैं माने, वो स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं था कि कहा सर्वधर्म संभाव, कोई धर्म संभाव नहीं। कहा कि जो अशोक ने कहा था, अशोक ने कहा था कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर किसी धर्म के प्रति वैमनस्य फैलाएंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तो आपके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, राजा कार्रवाई करेगा, राज्य दंड देगा आपको। अशोक का स्तंभ इसीलिए अपनाया गया था कि एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्तियों को गाली देंगे, दूसरे धर्म पे कीचड़ उछालेंगे, तो सरकार उससे निपटेगी। उसको ये कह रहे सर्वधर्म संभाव। सरकारों का काम मंदिरों में, मस्जिदों में जाना नहीं है। सरकार का काम हिंदू धर्म के रखवाली करना नहीं है। सरकार का काम है देश के नागरिकों को रोटी रोजगार देना, सम्मान देना, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य व्यवस्था करना। आइए बिहार, सारा नदारत, कहीं चर्चा नहीं है, न शिक्षा की चर्चा है, न रोजगार की चर्चा है, न अस्पताल की चर्चा है। मां जानकी की चर्चा और मोदी की चर्चा है। मां जानकी की चर्चा भी दब गई, सीता माता की चर्चा भी दब जाती है, क्योंकि सीता की चर्चा जब करेंगे तो फिर राम पर कीचड़ उछलेगा, और जब राम पर कीचड़ उछलेगा तो मोदी भी जो है मिट्टी से लिपट जाएंगे। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। लेकिन बिहार के लोग सीता के समर्थक हैं, जानते हैं राम ने सीता के साथ क्या बर्ताव किया था। और बिहार की धरती जिसने सीता को उत्पन्न किया, वो सीता को वापस ढूंढ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास किए और महिलाएं सशक्त हुई हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। और जो रोजगार देने का काम हुआ उसमें तेजस्वी के नाम को कोई पीछे नहीं कर सकता है। जो 4.5-5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई और लोगों की बहाली हुई, वो तेजस्वी उसके प्रणेता है, तेजस्वी सूत्रधार है, तेजस्वी को उसका श्रेय मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कहा था 2020 के चुनाव में, जब तेजस्वी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा। और फिर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिले तो फिर नौकरियों की बम्पर, जिसको कहते हैं कि लॉट निकला, 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली, 52% महिलाओं को नौकरी मिली। नीतीश कुमार की इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि बिहार में लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण हो, चाहे नौकरियों में 35% का आरक्षण हो, चाहे मैट्रिक, 12वीं, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री करने वाली लड़कियों को नगद इनाम, जो फर्स्ट डिवीजन लेकर के आते हैं उन लड़कियों को नगद इनाम देने का प्रबोधन किया। जो आज की तारीख में क्या है, जो लड़की 10th पास करती है फर्स्ट डिवीजन से उसको 15,000 मिलते हैं, जो 12वीं पास करती है उसको 25,000 रुपए मिलते हैं, जो ग्रेजुएशन पास करती है फर्स्ट डिवीजन से उसको 75,000 रुपए मिलते हैं, और जो मास्टर डिग्री लेती है फर्स्ट डिवीजन से, फर्स्ट क्लास से, उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। बीपीएससी में भी जो लड़कियां प्रीलिम्स पास करती हैं उनको 25,000 रुपए दिए जाते हैं, या पता नहीं कुछ और राशि होगी, शायद 25,000 ही है। लड़कियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की नीतीश कुमार ने, लेकिन नौकरियां देने की जब बात आई तो उसमें तेजस्वी का ही नाम आएगा। और अब तेजस्वी अस्पताल को लेकर के बात कर रहा है। प्रधानमंत्री गए उद्घाटन करने के लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्वी भारत का, कलकत्ता के बाद पूर्णिया में एयरपोर्ट, लेकिन उसी पूर्णिया में 1 या 2 शाम पहले तेजस्वी ने दिखाया, जो वीडियो मैंने भी आपको दिखाया था, कि देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की क्या हालत है। प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी जगह कहीं क्यों जाएंगे जहां पीड़ा हो, जहां दुख हो। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं जहाँ जय जयकार हो रही होती, और वो टिपिकल नारा लेके चलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, खुद ही बोलते रहते हैं जय। भारत माता कहाँ है, मंदिर में? या भारत माता है देश की, जो है, जो महिलाएं हैं वो है भारत माता, या देश के नागरिक है वो भारत माता? इस पर बहुत बात हो चुकी है, मैं इस पर बात नहीं करने के लिए भी आया हूं। लेकिन बिहार में जो चल रहा है, नीतीश जी ने जहां तक लाया था, अब उसके आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी से संभव नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा,
जिसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश जी महिलाओं को जागीर समझ लिए। उठो, प्रधानमंत्री की तरफ तारीफ करो। अरे क्यों तारीफ करें भाई, क्या किया प्रधानमंत्री ने? नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए क्या किया? 65% आरक्षण की बात की थी आपने, जाति गणना हुई वहां और आरक्षण बढ़ाने की बात हुई पिछड़ों की, यही नरेंद्र मोदी उस पर कुंडली मार के बैठे हुए। नरेंद्र मोदी चाहते तो नवम अनुसूची में दाखिल हो जाता वो, और जैसे तमिलनाडु को मिल रहा आरक्षण वैसे ही बिहार को मिलता बढ़ा हुआ आरक्षण। लेकिन नरेंद्र मोदी कुंडली मार कर बैठे। नरेंद्र मोदी ने अष्टम अनुसूची में, नवम अनुसूची में उसे नहीं दाखिल किया। नरेंद्र मोदी चाहते तो 50% का कैप हटा सकते थे। आरएसएस के लोग बड़ा गदगद होते हैं, मीडिया में खूब प्रचार होता है कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़े देखिए। कल मैं कहीं देख रहा था, ये देखिए पिछड़े प्रधानमंत्री, दलित आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति फलाना। लेकिन किया क्या? पिछड़ों के लिए कौन सा काम किया नरेंद्र मोदी ने? एक काम कोई बताया? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्णों के लिए लाया, 10% का आरक्षण दिया। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। तो बिहार में नरेंद्र मोदी नहीं चल रहा है, बिहार में चल रहा है रोजगार की मांग चल रही है। बेरोजगार सड़कों पर है, वो चाहे बीपीएससी के लड़के हो, चाहे वो दरोगा के लिए बहाली के लिए लड़ रहे हैं लोग, या अस्पताल में जूझ रहे मरीज हो। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद। बिहार में एक और घटना हुई है, मोदी जी की मां को गाली दी, बड़ा हंगामा मचा, और मोदी जी की पार्टी का नेता जो बिहार सरकार में मंत्री है, जीवेश मिश्रा, वो एक पत्रकार को मां की गाली देता है और कोई चूचा नहीं हो रही, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। फाइनली तेजस्वी गए, तब एफआईआर दर्ज हुआ। ये है मोदी जी और नीतीश कुमार का चरित्र, उनकी सरकार का सच। देखिए वीडियो। से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए, इतने पे उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, मार माधर चोद को, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घोसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। इसी सड़क को लेकर के पत्रकार दिवाकर सैनी यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के मंत्री जीवेश कुमार से सवाल पूछते हैं, जिसके बाद उनका मोबाइल छीना जाता है, वीडियो डिलीट करवाई जाती है और गाली दी गई, और गाली माँ बहन की गाली दी गई थी। इससे पहले आपको याद होगा बिहार बंद का ऐलान किया था एनडीए ने, और एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान इसलिए किया था क्योंकि मोदी जी की माँ को गाली दी गई थी एक मंच से। अब यहाँ पर बीजेपी के मंत्री पर भी आरोप है कि उन्होंने गाली दी है माँ बहन की। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है, चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों की लागत, हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। भाई बैंडेज हुआ है, सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से, तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी।
ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है, कुछ नहीं इसी में, मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें, इसी में। ऊंचाई पे कैसे चढ़ता है? कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसका पैर टूटा हुआ है, इतने कैसे चढ़ेगा? सब टूटा हुआ पैर वाला है। आप कैसे उठा के ले जाता है लोग? 2.5 फीट की ऊंचाई, ये स्थिति है। घुस भी नहीं सकता है। आप स्थिति दिखाइए। सुनील जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ, क्योंकि जो वक्फ का है वो तो अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट और वो बहस अपनी जगह है, लेकिन बिहार में जिस तरीके का माहौल है, प्रधानमंत्री की को गाली दी गई, बड़ा हंगामा किया गया, और मोदी जी की पार्टी का एक नेता जो मंत्री है वहां, वो पत्रकार को मां की गाली देता है और उस पर एफआईआर भी दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई जाती। एफआईआर दर्ज नहीं होता। कौन दरोगा की हिम्मत है मंत्री के खिलाफ, मोदी जी के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना? और फाइनली फिर तेजस्वी को जाना पड़ता है और तेजस्वी जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। जब देश का सबसे बीमार स्टेट, सबसे गरीब स्टेट बिहार है, तो फिर एयरपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं? सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्णिया में बनाने की क्या जरूरत है? एयरपोर्ट पे कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, उनके लिए तो स्पेशल हेलीपैड बनाया ही गया। दरभंगा में भी बड़ा चर्चित हुआ था एयरपोर्ट, दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया, दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया, दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू हो गया, हवाई जहाज नहीं चल रहा। एक आध आता है कि नहीं आता वो भी नहीं पता हमें कुछ 2-4 महीने पहले पता था कि एक आध आ रहा था, वो भी बंद हो गया। बिहार को जो जरूरत है शिक्षा की, रोजगार की, अस्पताल की, और तेजस्वी ने रोजगार के मामले में रिकॉर्ड बनाया। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि रोजगार कहाँ से देगा, नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा लाएगा बाप के यहाँ से, लेकिन उसे वही नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जब जुड़े तो 5 लाख के करीब रोजगार, नौकरी दी गई। अब तेजस्वी जो है अस्पताल के पीछे लगे, क्या कहेंगे? दूसरी एक तरफ मोदी जी जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, भारत माता की जय बुलवा रहे हैं, भीड़ बुलवा रहे हैं। एक और मैं वीडियो आपको दिखा दूं छोटा सा सवाल के साथ, कि उसमें भीड़ बुलवा रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं उठो, तारीफ करो नरेंद्र मोदी जी की, स्तुति करो। स्तुति गान कराते तो बड़ा अच्छा रहता, खुद भी स्तुति में शामिल हो जाते, नहीं करा सके वैसा। महिलाएं उठी नहीं, तंग आ गई हैं महिलाएं, जागीर समझ रहे हैं नीतीश कुमार महिलाओं कि हमने नौकरी दिला दी, हमने ये काम किया, तो हम जो कहेंगे वो करो। लेकिन तेजस्वी जिस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति जो है, अब सड़क पे देखिएगा हर जगह लड़के दौड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो बीपीएससी के लिए लड़के आंदोलन कर रहे हैं, दरोगा के लिए और दूसरी नौकरियों के लिए। क्या कहेंगे? बिहार बदला है और बिहार बदलने की कोशिश में है, क्या नरेंद्र मोदी उसको रोक पाएंगे? लेकिन एक वीडियो में छोटा सा वो दिखा देता हूं, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए। काम करिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। सुनील जी, प्रधानमंत्री की स्तुति किस लिए की जाए, और जिस तरह से हाँकना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, क्या वो सही है? क्या बिहार की राजनीति जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं तेजस्वी, उस दिशा में बिहार जा रहा है? धन्यवाद धनंजय जी। इन्हीं नीतीश कुमार की कि मैं लगभग 1 दर्जन सभा में शामिल हुआ हूं,
जहां महिलाओं की तरफ देखते ही नीतीश कुमार जी बोलते थे और महिलाएं एकदम दौड़ करके मंच के सामने आके बैठ जाती थी, उनके आने के पहले जो मंच से दूर बैठी होती थी। आज भी आपने जो वीडियो दिखाया बार बार कर रहे, लेकिन वो टच से मस नहीं। ये तो तब है, ये पता नहीं कैसे आपको वीडियो मिल गया, अन्यथा तो दिखाई नहीं जा रहा है कि भीड़ का रिएक्शन क्या है। आज पूर्णिया में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसके भाषण पे जनता क्या प्रतिक्रिया है, ये मैंने कोई मैं वीडियो क्लिप देखा नहीं। जिस तरह के एकदम मोनोलॉग चलता चला जा रहा है, बोलते चले जा रहे हैं, उस पर क्या रेट कर रही है आम जनता। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा गाली दिए जाने की घटना का आपने उल्लेख किया, तो जो बिहार बंद हुआ था वो किस बात के लिए हुआ था? क्या इसलिए हुआ था कि कोई किसी की माता जी को गाली न दे? क्या उस बंद का उद्देश्य यह था क्या? और अगर ये उद्देश्य नहीं था तो अगर वो बीजेपी के नेता मंत्री जी को गाली दे रहे हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे, अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप आंकड़े देख सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जी की मां को ज्यादा गालियां पड़ी हैं या विपक्ष के नेता की मां को गालियां ज्यादा पड़ी, और किन किन लोगों ने गालियां दी हैं। बिहार में जिस कार्यकर्ता ने गाली दी उससे कोई पहचान भी नहीं है, वो गिरफ्तार भी हो गया, वो जेल में भी है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का राजनीतिक नेता, कोई सिविल सोसाइटी, कोई एनजीओ उसके पक्ष में नहीं खड़ा होगा कि नहीं नहीं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने राहुल गांधी की मां को गाली दिया है, उनके खिलाफ कितने लोग खड़े हुए होगा? ये बिहार बंद कराने वाले लोगों में से कितने लोगों को देखा? यह एक शैली हो गई है इनकी, और यह हताशा का परिचायक है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उस राजनीतिक नैरेटिव का विकल्प भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि वह जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वह लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों पे है। लगातार इधर आप देखिए, लगातार बिहार में रोजगार मांगने वालों का प्रदर्शन चल रहा है। जो संविदा कर्मी है वह अपने आप को नियमित कराना चाहते हैं। जो जिन लोगों ने कई साल पहले इम्तिहान दिए थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी के लिए, वो परिणाम चाहते हैं, उसके आधार पर नियुक्ति पत्र चाहते हैं। कुछ नहीं हो रहा। पुलिस की लाठियां पड़ रही हैं और लोग दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हैं। तो अगर वहां की जनता आपसे रोजी रोजगार की बात कर रही है और आप एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सम्मानित मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर के आज तक पूर्णिया तक जितने भी हवाई अड्डों का उद्घाटन हुआ है जो राजधानियों में नहीं है, उनको छोड़ करके आप सबका मूल्यांकन कर लीजिए। अब याद कीजिए कितने तामझाम के साथ अयोध्या के एयरपोर्ट शुरुआत हुई थी, आज क्या हो गई है वहां? कितने जहाज आ रहे हैं वहां पर? अभी तो जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका ही एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अयोध्या आने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं डेवलप किया जाए जिससे लोगों का आकर्षण बढ़े और लोग अयोध्या में आवे। इतना भव्य मंदिर बनाने के बाद इतने कम संख्या में लोगों का आना, उनके लिए उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है। सवाल इस बात का है कि मौके पर, अवसर विशेष पर किसी तीर्थ स्थल पर लोगों की जाने की भीड़ होती है, लेकिन आप उसको लेकर के आप इतना हाइप क्रिएट करते हैं, इतना अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उससे कुछ हासिल थोड़े होता है। आप एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव, एक पॉलिटिकल आप बनाना चाहते हैं जो बन नहीं पा रहा है। बिहार में जो सवाल है, बिहार में कोई नहीं कर रहा है कि हमको, आप सोचिए ना कि पटना में एक एयरपोर्ट है, एक की सरकार ने दरभंगा में खोला, अब ये पूर्णिया में इन्होंने खोला। इस पूर्णिया के एयरपोर्ट की घोषणा प्रधानमंत्री जी पिछले कई महीने पहले कर चुके थे। अब जाकर उसका एक एयरपोर्ट गया में है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। वो तो बहुत पहले से है, वो तो बहुत पहले से है, अभी थोड़ा बना है वो। नहीं, मैं मुझे याद है कि जैसे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ जो इंटरनेशनल पोर्ट है वो बहुत पहले से है, जैसे खजुराहो हुआ, गया हुआ, इन पे आज से नहीं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जमाने से है, क्योंकि वहाँ चार्टर्ड प्लेन आते हैं। वहाँ कमर्शियल सर्विस उतनी ज्यादा नहीं है। वहाँ इन हवाई अड्डों पर चार्टर्ड प्लेन्स के आने की संख्या बहुत है।
जो बौद्ध मतावलंबी हैं, वो सीधे सीधे अपने देश से उड़ते हैं और आकर के गया में उतरते हैं। उस मैंने अगर आप सोचे कि नियमित उड़ाने वहां से हैं, ऐसी जानकारी मेरी नहीं है। मैं गया हूं उस एयरपोर्ट पर देखने के लिए, तो ये था कि यहाँ से चार्टर्ड प्लेन्स बहुत उड़ती है, आती है और जाती है। तो लेकिन जहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स नियमित है, मतलब आपको भी अगर जरूरत है कहीं जाने की तो ये आपको जहाज मिल जाएगी। उसमें सर्वाधिक संचालित है पटना वाला, फिर दरभंगा में कितने हवाई जहाज चल उतर रहे हैं। तो ये दरभंगा पूर्णिया का सवाल नहीं है। आप सभी राज्यों में जहां जहां ये हवाई अड्डे खुले हैं उनका आप एक अगर आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो जो दावे किए गए थे, कितने लोग, आप सोचिए ना कि क्या स्थिति बनी। क्या कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को जहाज में चढ़ने का मौका मिले। संभव है ये? मनमाने कीमत वसूल कर रहे हैं ट्रेन में चढ़ना पॉसिबल नहीं है हवाई चप्पल वाले के लिए। हवाई अब आप सोच लीजिए, नहीं, कम से कम जो ट्रेन इन्होंने चलाई है जिसका नाम है वंदे भारत, उस ट्रेन में उसका किराया आप देख लीजिए। मतलब बैठ के जाने के लिए चेयर कार का किराया कितना है आप सोचिए। कि मैं अगर थोड़ा छोटा सा उदाहरण दूं, इलाहाबाद में प्रयागराज से लखनऊ जाने का किराया, अगर आप नियमित गाड़ियों से अगर आप एसी चेयर कार से जाते हैं, आपका किराया लगता है लगभग 250 रुपए या लगभग 300 रुपए। उसका किराया है 700 रुपए। आप बताइए कौन जाएगा? सिवाय उनके आप केवल लोगों के मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं कि किसी में जाने की जल्दी है, समय पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जगह उससे मिल गई, लोग चले गए। बाकी तेजस का किराया देख लीजिए आप। ये कहा जाता था कि जो रेलगाड़ी समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और सबसे सस्ता यातायात का माध्यम है, उसको विलासिता बना दिया आपने। एक स्थिति हो गया। हर कोरोना काल में, कोविड के समय में अधिकांश गाड़ियों को विशेष दर्जा दे दिया गया और आज तक विशेष दर्जा चल रहा है, वो वापस नहीं लिया गया। और विशेष दर्जा देने के बाद उनका किराया अनाप शनाप है और डायनेमिक फेयर है। ये स्थिति उसमें लगी हुई है अधिकांश जगहों पर। तो यह केवल क्या है कि इस सरकार के नेताओं का एक सोच है कि दिखने वाली चीजें आप बनाइए जिससे लोगों को बता सके कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, बड़े बड़े पुल बना दीजिए, बड़ी बड़ी सड़कें बना दीजिए। इनको और ये मानव विकास के इंडेक्स में शामिल नहीं है। इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। अभी तो आपने दिखाया तेजस्वी यादव का, यह जो आप दिखा रहे हैं पूर्णिया के अस्पताल का, यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी शासित लगभग सभी राज्यों में है। कहाँ इसी वीडियो में मैंने देखा था डिटेल कि पूर्णिया के इस मेडिकल कॉलेज में आईसीयू नहीं है। मेडिकल कॉलेज हो और आईसीयू ना हो, और कितना बड़ा मजाक है ये। मेडिकल कॉलेज हो और एक एक बेड पे दो आदमी लेटे हुए हो। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो क्योंकि पब्लिक हेल्थ आप इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है, कैसे हो जाएगा ये? तो जो चीजें सीधे सीधे मानव जीवन से जुड़ी हुई तो उनकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। बिहार की स्थिति वही है। बिहार में मुद्दा क्या है? पलायन को रोका जाए, रोजगार के अवसर सृजित हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो, गांव से पब्लिक कनेक्टिविटी बेहतर हो, जो किसान है उनकी उपज की कीमत अच्छी मिले, रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, किसानों के की जो समस्याएं हैं खाद्य, बिजली और सिंचाई का, उसका समाधान किया जाए। उससे बात मत कीजिए। आप पूर्णिया का हवाई अड्डा ले लीजिए। मणिपुर को देखिए यार, मणिपुर में क्या जरूरत है? मणिपुर में आवश्यकता ये ना कि जो पीड़ित समुदाय है उनसे संवाद कायम किया जाए। हुआ क्या? वहां के लोगों से बातचीत की जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। हुआ क्या? किसी सिविल सोसाइटी से प्रधानमंत्री जी अपनी इस यात्रा के दौरान मिले, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मिले, विभिन्न समुदायों के जो लोग हैं जो इस पूरी घटनाक्रम में प्रभावित हैं उनसे अलग से बैठ करके कोई बात की। प्रायोजित बैठकों से थोड़ा कुछ होता है। और वहां जाकर के आप कहे कि मैं 800 करोड़ 900 करोड़ रुपए का मैंने वो कर दिया, परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया। कौन कह रहा है आपसे?
अभी तो एक आवश्यकता इस बात की है कि रिकॉन्सिलिएशन हो, दोनों समुदायों के बीच में विश्वास बढ़े। और इसमें अगर प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति बैठ करके दोनों पक्षों को बैठा करके बात कराते हैं या खुद उनसे बात करके उनकी समस्याओं का समाधान कर, उसका अलग मतलब है। हिंसा हुई उसके बारे में कोई बात आपने कही, हिंसा में जो लोग शामिल थे उनके बारे में, उनके खिलाफ किसी कार्रवाई के बारे में आपने उल्लेख किया, जो लोग पीड़ित हैं उनको कोई राहत देने की आपने बात कही, कौन सी बात की? तो जरूरत मांग कुछ और है, करते आप कुछ और है। तो केवल यही है, जो करना है इनको वही है जो दिखाने के लिए हो, जो दिखावा हो। सवाल इस बात। और अगर आप बात करेंगे कि बहुत घुसपैठिए आ गए, ठीक है, घुसपैठिए आ गए तो 20 साल से सत्ता में तो आप है भाई, और उन घुसपैठियों की पहचान करने वाला कौन है? आप बिहार का एक भी नागरिक सड़क पर निकल करके ये बोला है कि साहब मेरे गांव में एक ऐसा परिवार आ गया है, एक ऐसा व्यक्ति आ गया है, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह आ गया है जो हमारे गांव का रहने वाला नहीं है। उससे मैं पूछ रहा हूं कि भाई तुम कहाँ रहने वाला है, तो कोई बता नहीं पा रहा है। कोई कंप्लेन आई है क्या? जो राजस्व विभाग के कर्मी हैं, जो हल्के का लेखपाल है, पटवारी है, कानूनगो है, उसने राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट दी कि मेरे इलाके में कुछ ऐसे परिवार दिखाई पड़ रहे हैं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, इस इलाके में कहीं के रहने वाले नहीं है? एक शिकायत आई है क्या? और अगर वो शिकायत आई है तो सार्वजनिक क्यों नहीं है? तो बिना जो एक सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक के उस गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका हिसाब किताब रखे, वो कुछ नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेतागण लगातार भाषण दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर घुसपैठी है। अगर घुसपैठिए हैं तो उनकी पहचान होनी चाहिए, और वो घुसपैठिए तो आरजेडी लेके आई नहीं है, वो घुसपैठिए कांग्रेस तो लेके आई नहीं है, वो सरकार आपकी है। सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। बिहार राज्य में रहने वाले लोगों का लेखा जोखा तैयार करना भी आपका है। फिर वो कैसे आ गए? और अगर आ गए हैं तो आपने कितने लोगों को विस्थापित वापस भेजा? आप आंकड़ा दे दीजिए कि यूपीए के शासनकाल में, यानी कि 2004 से 2014 के बीच में कितने घुसपैठियों को उनके स्वदेश भेजा गया, और 2014 से लेकर के आज तक, जब हम और आप 2025 सितंबर में बातचीत कर रहे हैं, तब तक कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा गया? यही आंकड़ा दे दीजिए आप, और बताइए कि नहीं, हम यूपीए सरकार की तुलना में हमने बहुत लोग जो ऐसे अवैध घुसपैठिए थे उनको हमने बाहर किया है। वो आंकड़े जो उपलब्ध हैं वो भी आपके पक्ष में नहीं जाते, वो भी यूपीए सरकार के पक्ष में जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां लगभग हर महीने भेजे गए वापस, या हर साल भेजे गए वापस। आपने क्या किया है? तो आप इस बिना पर अगर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार में वो बन पाएगा। बिहार के लोग अपने रोजी रोजगार को लेकर के सड़कों पर हैं, अपने लोकतांत्रिक और मताधिकार को लेकर के लोग सड़कों पर हैं। सरकार के द्वारा, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के उनके मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। उन आशंकाओं को दूर करने के लिए सत्तारूढ़ दल या सरकार की ओर से कोई संगठनात्मक या संस्थागत प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में जो राजनीतिक माहौल है वह इन योजनाओं से, परियोजनाओं से, हवाई अड्डे से के उद्घाटन से समाप्त नहीं होने वाला है। हवाई अड्डा के खुल जाने से आप पता चलेगा कि क्या करेंगे आप उसको। अब तो लोग मन में ये भी आशंका हो कि आप ये इस तरह की चीजें विकसित करते हैं और अडानी साहब को सौंप देते हैं। ठीक है, लखनऊ का हवाई अड्डा तो आपने सौंप ही दिया, इस तरह दे देंगे आप इस तरह के परियोजनाओं को उनके लिए। बिहार में आपने अभी 1 रुपए की लीज पर अडानी साहब को कम से कम 150 एकड़ जमीन दे दी। नहीं, तो ये भी तो लोग मन में आशंका है। 1050 एकड़ जमीन, 1050, बताइए, 1050 एकड़ जमीन आपने दे दी। और उसमें एक और बात ऐड कर लीजिए, हमने सुबह हालांकि उस पर बात की है। एक दिन और हमने चर्चा की थी, प्रफुल्ल भाई और सुनील जी, आपको याद होगा, एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ बाप के नाम कटवा देते। तो एक जो है अडानी के नाम 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे वहां बिहार में, पीरपैती में, भागलपुर के पीरपैती में। पहले स्टेट गवर्नमेंट वहां लगाने वाली थी प्लांट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो पावर प्लांट लगाने वाली थी उसको कैंसिल करके अडानी जी को दिया गया 1,50,000 एकड़ जमीन, 1 रुपए की लीज पे 33 साल के लिए, और कहा गया ये बंजर जमीन है, जबकि वहां पेड़ लगे हुए 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। कल्पना कीजिए। अब बताइए, ये स्थिति है ना, क्या करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि बड़ी राजनीतिक चुनौती सत्तारूढ़ दल के या सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ बिहार में है,
और उस बिहार को, उस इस चुनौती को लेकर के ही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेचैनी है, और वो बेचैनी दिख रही है। मंत्री जी के द्वारा गाली गलौज या प्रधानमंत्री के द्वारा मदुरै पूर्णिया की सभा में इस तरह का भाषण, या उसी बेचैनी का नतीजा। आप गवर्नेंस से कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं बिहार में, उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के मन में जिस तरह की आशंकाएं उठ रही हैं, उसको लेकर के आप कोई बात नहीं कर रहे, आप अपना राग अलापे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मौके के अनुकूल और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार अगर कोई बात नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर होगा। जी ठीक है, ठीक है। प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप बिहार से हैं, मधुबनी से हैं, सीता माता करीब में है। सीता माता का मंदिर बनाने के लिए गए थे और उन्होंने जो है बाकायदा वहां शिलान्यास भी कर दिया। सीता माता की मंदिर की कितनी जरूरत है बिहार के लोगों को, ये तो बिहार के लोग, हम भी हैं, आप भी हैं, जानते हैं। हमें मंदिर से ज्यादा जरूरी लगता है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाए जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी बिहार में उसी की है। सबसे ज्यादा बिहार में गरीब है और उन सबको जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है नौकरी की, जरूरत है हॉस्पिटल की। 1000 एकड़ जो है वो दे दिया जाता है अडानी साहब को। नौकरी मांगने जाते हैं जो लड़के, उनको पड़ती है लाठी। उनकी फीस जो है, किस तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है हर जगह। IIM वहां की बात की थी हमने बोध गया कि जहां 10 लाख कम से कम फीस लगती है IIM में एडमिशन के लिए। कह तो दिया गया कि IIM और एम्स हमने खुलवा दिया है। क्या आपको लग रहा है कि बिहार का जनमानस इस बार, चूंकि राहुल गांधी और ये तेजस्वी दोनों शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, उनके एजेंडे में यही मुद्दे, बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मताधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार संविधान को रौंदने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को अब बतला रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहे, हमारे मामलों में दखल न दे, हम ही हैं जो सब कर सकते हैं, संसद से ऊपर कोई नहीं है। संसद का मतलब नरेंद्र मोदी। किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं? क्या अब लगता है कि ये अति हो गई, बदलाव की हवा बिहार में है और बदलाव होना चाहिए? सुनील सर ने काफी विस्तार से बातें रखी हैं। देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के पास हर समस्या के कुछ सेट जवाब है, सेट कारण है और सेट सॉल्यूशन है। जैसे सभी समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है, सभी समस्याओं की जड़ में घुसपैठिए हैं, और बदली हुई शब्दावली में कहीं कहीं मुसलमान हैं। प्रफुल्ल भाई, एक और क्षण से चर्चा कर दूं, क्षमा करेंगे। बिहार के लोगों को गरीब बताते हैं, और ये हवाई जो सपने हैं, जो सपने हवा में, कहीं उसका जमीन से संबंध नहीं है। चाहे स्वर्ग जाने का सपना हो, चाहे वो एयरपोर्ट से उड़ने का सपना हो। बिहार में एक सर्वे हुआ, एक संस्था ने सर्वे किया, 5,500 लोगों को सर्वे में शामिल किया। उसमें 4 या 5%, 4% पुरुष और 5% महिलाओं ने कहा सवाल के जवाब में, मुझे नहीं पता, कह नहीं सकते। तमाम लोगों ने, उसमें 48% लोगों ने राय दी कि ये सरकार को बदलने की जरूरत है। 21% लोगों ने राय दी कि ये सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, और 17% लोगों ने कहा, क्षमा करेंगे, 31% शायद, 31% लोगों ने कहा कि ये सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, और 17% ने कहा कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब हम तटस्थ, ये कहा। तो ये क्या, ये भी तो बताता है कि बिहार का चेहरा बता रहा है कि बिहार मुद्दों पर कितने गंभीरता से बात कर रहा है, वो चुप नहीं बैठ रहा है। और 1977 की बात करें, चाहे वो चंपारण आंदोलन की बात करें, तमाम आंदोलन किस दिशा में ले जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल आपने सर्वे का सामने रख दिया, क्योंकि सर्वे तो गलत नहीं होते हैं, लेकिन सर्वे अपूर्ण जरूर होते हैं, और अपूर्णता में जो असत्यता का अंश रहता है, स्वतः समाहित रहता है, तो वह तो रहता ही है। लेकिन हम पूर्ण की बात भी नहीं करते हैं, लेकिन पूर्ण के करीब अपने हिसाब से तो आप एक तरह का परिपक्व सर्वे तो हो, लेकिन ये उचंती सर्वे सब जो है, और
सर्वे में जब आपके पास इतना डिटेल नहीं होता, यस और नो आप लेते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से देते हैं। सवाल तो प्री लोडेड होते हैं, उनका वही जवाब आता है जो जवाब आप चाहते हैं। ये तो सर्वे की अपनी कला है। लेकिन हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि बिहार के लोगों में परिवर्तन की तड़प है और पूरे देश में यह तड़प है। अब सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है। ऐसा मकाम आता है जब अच्छे और बुरे की बात नहीं होती है, जब बात होती है कि अब आप जाएं, अच्छे हैं बुरे हैं ये तो अब उससे आप परे हो गए, उसकी आलोचना की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मैं कह रहा था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ है कि जितनी भी समस्या है उसकी समस्या में बस 3-4 चीजें हैं। एक पहली बात है कि कांग्रेस है, अस्थायी भाव। दूसरा है घुसपैठिए हैं और वो तमाम घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं। नेपाल का कोई घुसपैठिया नहीं बताते हैं। और रोहिंग्या या जो घुसपैठिया मुसलमान है उसी को एक घुसपैठिया बनाते हैं। नेपाल से तो मुसलमान है नहीं कि यहाँ आएंगे, बॉर्डर खुला हुआ है। तो रोहिंग्या भी इसीलिए कि उसमें मुस्लिम का गंध है, मुस्लिम का संपर्क है। अरे एक और झटका है प्रफुल्ल भाई, एक और झटका कि नेपाल के जो ये जेन जेड है, उसके नेता ने कहा कि हम जो है गांधी और भगत सिंह हमारे आदर्श हैं और हम भारत के साथ बेटी और रोटी का जो रिश्ता है हम उसको और मजबूत करना चाहते हैं। जी, तो उन्होंने भारत के साथ कहा ना, लेकिन इसकी यहाँ ये लोग व्याख्या करते हैं भारत मतलब हुआ भारतीय जनता पार्टी। इसकी व्याख्या वो इस ढंग से कर रहे हैं कि इनके शासन इतना सुंदर है कि इससे जुड़ना चाहते हैं। वो ऐतिहासिक संदर्भ को अनुपस्थित करते हैं। वहां जो एक अच्छी बात कही गई है और वो जो लोग कह रहे हैं जेएनजे का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन उसमें है वो मधेशियों का मामला है, उसका तो भारत से सघन संपर्क है ही। अभी भी जो प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की जी, उनको बीएचयू की स्टूडेंट रही हैं, भारत से तो आना जाना सघन रहा ही है। तो ऐसा थोड़े है कि भारत के साथ कोई नया संबंध है। लेकिन सवाल यह है कि उन संबंधों को हम किस तरह से देखते हैं। तो एक तो मुसलमान, दूसरा कांग्रेस, घुसपैठिया, और इनका सेट सोल्यूशन है। अगर हम घुसपैठिया को निकाल दें, अरे शर्म नहीं आती है? इतने दिनों से राज्य में आप हैं, केंद्र में आप हैं, आपके रहते घुसपैठिए हैं, तो आप किसका ये चलेगा? आप बोलते हैं कि भारत में भारत का कानून चलेगा। भविष्यकाल में बात करते हैं। अरे चला क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं है? कौन चलाएगा? आप किसको सुना रहे हैं कि चलेगा? चलाना तो आपको था और आप कहते हैं चलेगा। भाई, जो लोग भूख से मर रहे, आपने निमंत्रण दिया, खाने पर बैठा दिया, और अब आप जब लोग भूख से तड़प रहे हैं, उठने का टाइम हो गया, तब आप बोलते हैं सबको खाना दिया जाएगा। तो ये जो भविष्य में ले जाकर के पटक देते हैं और करते हैं। अभी जो पूर्णिया में भी आपने जो कहा कि पूर्णिया में जो कमर्शियल जो टर्मिनल भवन जिसका इन्होंने ये किया है, देखिए पूर्णिया में उसका अपना अतिरिक्त महत्व है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर जो जगह है और वो हमारे सामरिक दृष्टिकोण से भी आजकल महत्वपूर्ण जगह है। तो वहां और दरभंगा में हुआ है तो ठीक है, वहां पर जो है सो ऐसे गया है, तो गया में पिलग्रिमेज उसका आपको जानते होंगे, उसका खर्चे का बहुलान हिस्सा जो है सो बौद्ध देश उठाते हैं। जिसकी चर्चा कर रहे थे सुनील सर, बौद्ध गया जाते समय आप वो एरोड्रम देखेंगे रास्ते में, जब गया से आप बौद्ध गया की तरफ जाएंगे तो उसमें उसके मेंटेनेंस का खर्चा उठाते हुए देश, और वहां से नियमित रूप से आते हैं। भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां से मान लीजिए कि यहाँ पर विश्वविद्यालय में फ्रेंच पढ़ाया जाता है, स्पेनिश पढ़ाया जाता है, जर्मनी पढ़ाई जाती है। 1-2 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रोफेसर और टीचर होते हैं, और जिसका खर्चा वह देश उठाता है। उसका काउंसलेट यहाँ पेमेंट करता है यूनिवर्सिटी को कि आप हमारे देश की एक ही भाषा सिखलाइए, और वो उसको देता है कि हमारे स्टूडेंट ताकि आ सकें। जर्मनी, फ्रेंच और स्पेनिश, तमाम तरह की चीजें इस तरह की होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप तो जानते हो, अभी समय नहीं उतना विस्तार करने का। खुद शांति निकेतन में हिंदी की पढ़ाई जो होती थी, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, उसका खर्चा दूसरे कोण से आता था। तो
ये एक भीतरी प्रक्रिया है जो सब मिल करके एक बनता है, लेकिन इनका जो भावात्मक लगाव है, ये जो आक्रामक विकास और भ्रामक लोकतंत्र के बीच में जनता को फंसाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। 3600 करोड़ रुपया आपने 3600 करोड़ रुपया का आपने दिया है। आप बताते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया विकास बिहार को दिया चुका है, तो रुपया क्या हुआ? वो रुपया फिर हुआ क्या और कहाँ लगा? आप एम्स की बात बोलते हैं, एम्स कहीं है नहीं। आप पूर्णिया की बात बोल रहे हैं कि अस्पताल है, तो वहां अस्पताल की व्यवस्था है, सो आप देख ही लिए हैं। आप कटिहार के सैलो के बारे में जानते हैं? चर्चा कम है। कटिहार में जो अडानी जी का सैलो बना इतना बड़ा, उसकी चर्चा कम होती है। आप जरा पता कीजिएगा कि वो सैलो में कितना बड़ा सैलो है, उसका क्या मैंने कितना उसकी क्या किस लिए बनाया गया, जो कृषि कानून बनने के पहले बना था। क्योंकि वो पूर्णिया एक ऐसी जगह है जहां नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार सभी की जगह वहां वो जंक्शन होता है। आप तो गए हुए हैं, लालबाग जानते ही होंगे। लालबाग का जो बाजार है, मारे गए गुलफाम से वो होता है, आप जाकर के वहीं पर गछिया है और नौगछिया सब तो वही है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में जो आया है, तो पूर्णिया इस ढंग से वो महत्वपूर्ण है। और सीमांचल का इनकी सारी नजर जो है जो टिकी हुई है, वो जो सीमांचल की जो 62 सीटें हैं उसको हड़पने की गड़पने की, वो 62 सीटों पर ये बार बार वहां भी जाकर के प्रफुल्ल भाई वो घुसपैठिया ही लाप रहे हैं। हाँ, घुसपैठिया राग ही गा रहे हैं और कुछ राग नहीं बज रहा है उनका। वो जो आपने गिनाया पूर्णिया की बात की, वो नहीं गिना रहे हैं कि पूर्णिया किस लिए कितना महत्वपूर्ण है। असल में उनको ये मालूम ही नहीं उसका नाम पूर्णिया क्यों है, पूर्ण क्या होता है, वहां पर क्या पूर्ण हो रहा है, उसका नाम पूर्ण क्यों हो रहा है। तो इस बात को तो समझना होगा ना। वो बिहार की सांस्कृतिक चीजों को नहीं समझते हैं, और जो स्क्रिप्ट लिख करके देता है उसको क्या मालूम है, उसको तो सिर्फ ये मालूम है वोटर का डाटा है। आपको 62-63 तो सीमांचल का सीट है, जिस सीट को ये चाहते हैं कि हम कैसे मैनेज करें, वहां जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है सुरजापुरी। आप जानते होंगे सुरजापुरी क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं आपको श्रोता, वो नेट पर जाकर के खोज सकते हैं कि सुरजापुरी कौन सी भाषा है, कहाँ बोली जाती है, और उसके उदाहरण देख सकते हैं। मेरा ख्याल है नेट पर उपलब्ध होगा। वो ऐसी बांग्ला हिंदी मिश्रित ऐसी भाषा है, बांग्ला हिंदी फारसी उर्दू मिश्रित, जिसे आपको लगेगा कि हम इसे समझ रहे हैं, लेकिन आप दरअसल समझ नहीं रहे होते हैं। तो वहां का जो वहीं से दाल खोला वगैरह वगैरह है, सैयद साहब उस इलाके को पहचानते होंगे जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो आप इसको इस ढंग से आप प्रचारित करते हैं। कौन सा रुपया आपने दिया और किस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप उप मुख्यमंत्री भी थे, उसमें मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। ये बिल्कुल चुनावी दौरा था, और एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का आपने उद्घाटन किया, वह एक सांकेतिक बात थी। अब वहां राज्यपाल उसमें उपस्थित थे। अब राज्यपाल तो भाई सरकारी पद पर है ना, प्रधानमंत्री तो वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी गए, प्रधानमंत्री के रूप में भी गए, उनको छूट भी है। मुख्यमंत्री वहां पर प्रोटोकॉल के तहत भी गए, लेकिन राज्यपाल का क्या प्रोटोकॉल होता है। लेकिन राज्यपाल से अगर निकटता हो तो राज्यपाल जाएंगे। राज्यपाल हर जगह रहते हैं, जहां भी राजनीतिक भाषण हो रहा हो तो राज्यपाल रहते हैं। हाँ, तो यही बात है, वो तो रहते हैं। राज्यपाल का प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मौके पर उपस्थित रहना। जी, तो मौके पर रैली में जाने का प्रोटोकॉल नहीं ना है। तो ये तो रैली में भी उपस्थित थे ना। किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में शामिल होने का नहीं है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम सरकारी रहा, उद्घाटन वाला, तो इसे रहना ही पड़ेगा। उद्घाटन अलग हुआ, लेकिन आप जो भाषण दे रहे हैं वहां क्या कर रहे हैं। तो मैं देखिए वही बात है कि उद्घाटन स्थल पर तो भाषण था। हाँ, तो उद्घाटन भाषण के समय चले जाते हैं आप काहे को बैठे हुए वहां पे। नहीं, वो सुनील सर ठीक ही बोल रहे हैं ना। राज्यपाल क्या करे, मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक राज्यपाल वहां बैठ के भाषण देंगे या भाषण सुनेंगे। सुनील जी, राज्यपाल वहां बैठ के भाषण देंगे कि भाषण सुनेंगे, क्या करेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं आज की राजनीतिक संस्कृति में। नहीं, आज की भाषण दे सकते हैं, उसको उठ के बोल सकते थे कि मोदी जी को जिताइए। नहीं, वो वही कह रहा हूँ कि जो आज राजनीतिक संस्कृति इस देश में मौजूद है सत्तारूढ़ दल का, उसमें क्या उम्मीद करते हैं आप। हाँ, तो उसमें कोई लोक लिहाज तो है नहीं। देखिए वहां पर उसका कैसे इस्तेमाल होता है ये पहले भी कहा गया है। हम तो आज भी कहीं याद करते हैं कि इंदिरा गांधी के मंच पर
जो यशपाल कपूर इस्तीफा करने के बाद उपस्थित थे, और जो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों की कुछ छोटी सी भूमिका थी, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। इमरजेंसी के भुक्तभोगी कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा कि इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये प्रधानमंत्री को ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण अपदस्थ किए जैसा मामला था। तो एक वो दौर भी था और एक आज का दौर भी है। तो खैर वो थे, कोई बात नहीं है। वक्त पर तो बोलेंगे सर, बोलेंगे, लेकिन मिथिला विकास प्राधिकरण, MDA, मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी, मखाना बोर्ड, इन सबों का उद्घाटन लगा अचानक की सबका काम कर देना चाहिए और उद्घाटन से ही समापन हो जाता हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये विलक्षण कला है कि उद्घाटन समाप्त हुआ नहीं कि समापन हो गया। अब अंग्रेजी की एक कविता थी, सुनील सर तो अंग्रेजी बहुत पढ़े हैं, डेफोडिल कविता पढ़े हैं ना सर। डेफोडिल में वो रात की रानी खिलती थी और सुबह होते हुए वो मुरझा जाती थी। ये जो चुनावी फूल है, ये चुनाव के मौसम में खिलते हैं और मंत्रिमंडल गठन होने के पहले ही मुरझा के गिर जाते हैं। ये शिव भक्त है ना, शिव का प्रिय फूल है कनेल, धतूरा। शिव का भक्त होना बहुत आसान नहीं है। राहुल गांधी चूंकि शिव की अभय मुद्रा दिखाते हैं, तो ये कभी शिव, जगन्नाथ और राम के बीच में आना जाना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, या सुप्रीम कोर्ट ने जो, अभी तो फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन जो कहा है फिलहाल कि कलेक्टर वाली बात को रोक दिया है कि भाई जो न्यायालय है या जो उसका जो ट्रिब्यूनल है वही फैसला देगा, उसी का फैसला चलेगा। उसके अलावा जो संख्या तय कर दी कि भाई मैक्सिमम 4 या 3 होंगे, तो स्टेट में 3 होंगे, वहां 4 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये भी कहा कि CEO मुस्लिम ही रहे तो बेहतर है। आप इस पूरे जो अभी जो आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको कहा जाए कि वक्फ कानून पर नरेंद्र मोदी जी को झपेटा लगा, या कहा जाए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुसार ही चीजों को रहने दिया, कुछ चीजों को कहने के लिए कह दिया? क्या कहा जाए, इस निर्णय को कैसे पढ़ा जाए? देखिए, इन दिनों में हम सबको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बैलेंसिंग का काम करना चाहते हैं, ताकि दोनों पक्ष जो है अपने अपने जगह पे उनका काम हो जाए। अभी आप देखिए, उन्होंने कानून के ऊपर तो स्टे ऑर्डर नहीं लगाया, और इसका मतलब है कि कानूनी वैधता को उन्होंने स्वीकार किया कि जो कानून पार्लियामेंट के दोनों सदन के अंदर बहुमत से जो कानून बन गया है, उस कानून को हम रद्द नहीं करेंगे। तो ये एक, अगर आप देखें तो ये सरकार पक्ष की जीत है कि हमने कानून बनाया है और उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने वैध मान लिया है, इसलिए उसको खारिज नहीं किया। अब जो पिटिशनर्स की तरफ से अगर आप देखें तो जो पिटिशनर्स थे उनका जो भी मसला था कि भाई हमारा मौलिक अधिकार का हनन है और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो अधिकार है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस का जो अधिकार है, उसका भी हनन है। तो उसके ऊपर भी देखिए कई बिंदुओं के ऊपर बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स थे और उन्होंने अपने तरीके से आर्गुमेंट किया। फाइनली जो सबसे संवेदनशील जो बिंदु थी उसमें एक था आपका कि 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्त में दान कर सकते हैं। तो उनके ऊपर तो इन्होंने, फिलहाल ये इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर फिलहाल जो है रोक लगाया, टेम्पोररी रोक उसके ऊपर लगा दिया। उसमें कहा कि ये राज्य सरकार ये तय करे कि पहले मुस्लिम है। हाँ, नहीं, उन्होंने कह दिया कि जब तक इसके ऊपर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, उन्होंने जब तक
इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाए तब तक के लिए आप इसको जब तक मुस्लिम होने की इसे लागू नहीं परिभाषा कर न दे, जब तक मुस्लिम होने की परिभाषा नहीं, तो मुस्लिम है कौन? हाँ, तो तब तक इसे आप लागू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो कलेक्टर को पावर दिया गया था कि कलेक्टर विल डिटरमाइन दैट मतलब कौन सा वक्फ की प्रॉपर्टी है और कौन सा सरकारी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फिलहाल जो है रोक लगा दिया और उन्होंने ये कह दिया कि कलेक्टर का ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है और वो कलेक्टर के हाथ में ये पावर नहीं जा सकता है, क्योंकि जो हमारे देश में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये जो हमारा पावर जो सेपरेट किया गया है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। तो ये काम जो है ये अदालत करेगी और हाईकोर्ट को उन्होंने ये पावर दे दिया है कि ऐसे मसले में जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय लेने का हक सिर्फ हाईकोर्ट को होगा। तो ये एक मसला जो है ये फिलहाल मुस्लिम पक्ष को ऐसा लगा कि चलो भाई, कम से कम हमें ये राहत मिल गई है कि जमीन जो है वो सरकार का है कि वक्फ का है, उसका निर्णय कम से कम ये सरकार द्वारा नियुक्त जो ऑफिसर है वो नहीं लेंगे, वो हाईकोर्ट लेंगे, तो उन्हें राहत मिल गई है। तीसरी बिंदु ये है कि उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जो नियुक्ति का मसला था कि उसमें कमिटी के अंदर नॉन मुस्लिम का जो संख्या इन्होंने चाहा था, सरकारी पक्ष की तरफ से जो मांगा गया था, उसके ऊपर वो स्पेसिफिक नंबर्स तय कर दिया गया है। जैसे आपने कहा कि उसमें 4 और इसमें 3, तो ये तीनों बिंदुओं के ऊपर जो फिलहाल निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे मुझे लगता है कि पिटिशनर्स की तरफ से जो लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से उनको राहत मिलने का एक फीलिंग हुआ होगा। और जो सरकारी पक्ष है उनका सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है कि चलो हमने कानून बनाया और कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्वीकार कर लिया और उसके ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और बाकी जो बिंदुएं हैं उस बिंदुओं के ऊपर अभी नेक्स्ट जो जब भी सुनवाई होगी और उसके ऊपर जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो वो देखा जाएगा। तो इस तरह का कुल मिला के आज का जो सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट जो अंतरिम जजमेंट मिला है, तो इसमें दोनों पक्ष कहीं ना कहीं आधा जीत आधा हार इस तरीके से अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।